बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। खूबसूरत ठंडी और पॉजिटिव मॉर्निंग का आगाज़ आप लोग कर चुके होंगे। हमेशा प्रोग्राम के आगाज़ में जनाब आपको हम याद करवाते हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आपने दिन का आगाज़ खूबसूरती के साथ, मुस्कुराते हुए, पॉजिटिव अंदाज के साथ आपने करना है। जितना आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे, जितना आप अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे, यकीन जाने ये ज़िंदगी उतनी खूबसूरत, उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। क्योंकि इंसान को खुद जो है वो अपना आता करना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। जब आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर लेते हैं तो आपके इर्द गिर्द पूरा माहौल जो है वो आपको पॉजिटिव दिखाई देता है। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ अपने आज के टॉपिक्स का इंतखाब जो आगाज़ है वो करते हैं। आपको पता है हमारे जिन भी टॉपिक्स का इंतखाब किया जाता है, हमारी टीम की जानिब से हमेशा मैं क्रेडिट देती हूँ कि यकीन जाने ऐसा लगता है कि सोसाइटी में बहुत सारी अभी ऐसी चीज़ों की कमी वाक़ई होती चली जा रही है जिन पे डिस्कशन करने की, उनको हाईलाइट करने की, उनको उजागर करने की अशद ज़रूरत है। नाज़रीन, हम अदब की बात करते हैं, हम अदबी महफ़िल की बात करते हैं, हम शायर अदीबों की बात करते हैं, मुसन्नफ़ को देखते हैं। अगर कुछ साल पीछे चले जाएँ तो एक अपना ही इनका चार्म हुआ करता था। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी के दौर में हम आ गए, दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुकी है। तो इस ग्लोबल विलेज की शक्ल में क्या देखते हैं कि ये जो शायर हैं, अदीब, मुसन्नफ़, ये अदबी महफ़िल जो हुआ करती थी, जो एक बैठक लगा करती थी जहाँ ये खूबसूरती जो एक अल्फाज एक मोती जो है वो झड़ा करते थे, वो मोती कहीं ना कहीं बिखर चुके हैं। वो अल्फाज, वो महफ़िल, वो जो एक सिलसिला था वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव उसमें देखने को मिल रहा है। कहते हैं ना कि जब हम शेर व शायरी की या अदब की बात करते हैं तो ये एक तख्लीकी काम है। अब इस तख्लीकी काम को इस दौर में किस तरह से हम मज़ीद परवान चढ़ा सकते हैं, किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं, किस तरह से मज़ीद इसको जो है वो हम उजागर कर सकते हैं। और तख्लीकी सोच देखिए, सोच जो है इससे अल्फाज बनते हैं और अल्फाज का चुनाव जो है वो बड़ा मैटर करता है। और आप हालात हाज़रा को देख के किस तरह का अपने अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं, आप क्या मुआशरे में मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, उसमें आप किन अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं, ये यकीनन बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो आज इसी पे इंशाल्लाह हम इन डिटेल जो है वो बात करेंगे, अपने मेहमान से जानेंगे कि कैसे फिर से ये अदबी महफ़िल जो है उनको हम उनकी रौनक जो है वो दोबारा से उसको उजागर किया जा सकता है, कहाँ कमी हो रही है, कैसे उस कमी को हम फिल कर सकते हैं। इसी पे जनाब बात करेंगे और इस पे गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जी, आप शायर हैं, अदीब हैं, खुर्शीद राज साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, ज्वाइन किया इतने अहम आज सबसे के पहले तो टॉपिक पे। सच टीवी की तमाम टीम का शुक्रिया कि उसने मुझे मदऊ किया इज़हार हाल करने का। अदबी सन्फ की बात करें तो इसको कितने हिस्सों में आप तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, अदबी जो सरगर्मियाँ हैं, लोग समझते हैं कि शहरों में, देहात या मसफ़ाती इलाकों में फ़र्क मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि फ़र्क मौजूद है। अच्छा। तख़य्युल, विजन के लिहाज से फ़र्क मौजूद है। अगर एक तख्लीक़कार है, अगर वो एक ही शहर में रह रहे हैं तो वहाँ भी फ़र्क मौजूद होता है। यानी कि ये फ़र्क पाया जा रहा है। फ़र्क पाया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इस फ़र्क को हम समझें कैसे? क्योंकि जब हम असर हाजिर को देखते हैं तो ये अदबी सरगर्मियों में कमी जो है वो देखने को मिल रही है, चाहे वो मज़ाफ़ाती इलाकों की बात करें, चाहे वो मेन सिटीज़ की बात करें। लेकिन एक जो कमी है ना वो नज़र आ रही है, उसकी क्या वजह हो सकती है? असल में ये कि वहाँ फोकस नहीं है। जब हमारे जो बड़े बड़े इदारे हैं, अकादमी अदबियात की, या पूरे मरकज़ में भी इसका इदारा है, जो प्रोविंस है वहाँ भी इदारे हैं, मजलिस तरक्की अदब है, आर्ट्स काउंसिल हैं। तो मज़ाफ़ाती इलाके या देही, अब हमारा ज़िला मियाँ वाली है, तहसील ईसा खैल है, वहाँ आर्ट्स काउंसिल नहीं है। हम अपनी मदद आपके तहत जो है ना वो ये चीज़ें एंगेज कर रहे हैं। छोटे छोटे पैमाने पर हफ्तावार, माहनावार जो है ना हम खुद ही जो है ना अपनी बेस पे जो है ना वो एक कोशिश करते हैं। जी अदबी मेलों का इनकाद कराते हैं जी। तो कैसा रिस्पांस कैसा देखने को मिलता है? रिस्पांस देखिए ना, वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं होता। रिस्पांस ये है कि थोड़ा नेगेटिव भी होता है। अच्छा। लेकिन जी मेन चीज़ होती है कि अगर इस तरह के इदारे, कौमी ज़ुबान के जो इदारे जो फ़रोग देने की, अगर वो फोकस करें मज़ाफ़ाती इलाकों में तो ये एक अच्छा रिस्पांस हमें जो है ना देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो
जहाँ तक मेरी सोच है कि जो अकादमी अदबियात के इदारे हैं, मजलिस सर के अदब है, इनको चाहिए, इनका जो फोकस है वो ज़्यादातर शहरों में, बड़े शहरों में है। और अहम हाँ जो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तो आर्ट काउंसिल भी मौजूद है, यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई इस और तरह के अहम मेले सज असल में जो बात है, जो अहम ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं ना, उनकी तरफ इनकी जो है ना तवज्जो बहुत वहाँ ज़्यादा है बनिस्बत मज़ाफ़ाती इलाकों के। तो मैं समझता हूँ कि मज़ाफ़ाती इलाकों में इनको हाँ। अच्छा, वो कहते हैं ना कि सोच से अल्फाज बनते हैं और अल्फाज को जो है ना वो एक ये अल्फाज का एक समंदर है, उसको कोज़े में जब बंद करते हैं तो वो अदब कहलाता है। तो अदब की जब हम बात करते हैं और इस तरह मज़ाफ़ाती इलाकों में अदबी सरगर्मियों की बात करते हैं, तो वो अदब भी आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमें इस टेक्नोलॉजी की वजह से अदब में भी कमी वाक़ई होती दिखाई दे रही है? नहीं, असल अदब जो है वो तो देही माहौल की बुनियादी जो मीनिंग है अदब के हम वो भी नहीं समझ पा रहे। देखिए बेसिकली अदब जो है ना, ये जो अदीब होता है वो देही माहौल की ज़्यादा अक्कासी करता है, लेकिन वो पुरसकून फ़िज़ा की बात करते हैं ना, तो सरमादारा जो निज़ाम चल रहा है उसने जो है ना गाँव की ज़िंदगी को बहुत बदला है। अब देखेंगे शहरों की तरफ जो है ना वो शहरों को जो है मशीनरी काम ने वहाँ पे धकेल दिया है। मैं समझता हूँ कि ये फोकस जो है शहरों अदीबों का वो देही माहौल रहा है, उनको जो मौजू रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए तो इल्म की बात करें, अदब की बात करें या कल्चर, हर खित्ते की एक अपनी अलग पहचान वो रखता है, अलग एक उसका अपने वो एक कल्चर, एक तरीका होता है। लेकिन क्या ये सोशल मीडिया की वजह से, इस टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं, क्या ये एक दबी नहीं जा रही? इनको हम कैसे फिर से वापस लाएं, उजागर करें? जहाँ तक सोशल मीडिया, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, जितने भी मज़ाफ़ाती इलाकों में शोरा या अदीब हैं उनको इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया ने मुतारिफ़ कराया है। और ये एक अलग बात है कि सोशल मीडिया की वजह से फ़ायदा और नुकसान दोनों जो है वो बताएं कि अगर हम बात करते हैं कि अपने कल्चर को प्रमोट करने की, मज़ाफ़ाती इलाकों में अदबी सरगर्मियों को बढ़ाने की, तो उसमें सोशल मीडिया ने कितना पॉजिटिव रोल प्ले किया है, और अगर हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया ने इन अदबी सरगर्मियों को कम किया है, तो इस लिहाज से दोनों पॉइंट जो है ना वो बताइए। देखिए ना, सोशल मीडिया का तो डेफिनेटली किरदार है, उसका पॉजिटिव है कि उन्होंने मज़ाफ़ाती इलाकों से ऐसे शायर और अदीब जो है ना वो मुतारिफ़ कराएं कि आप, यानी कि आप देखें कि जो दबे पड़े हुए थे, जिनकी बात दबी पड़ी थी। लेकिन इसमें ये एक अलग बात ये है कि सोशल मीडिया पर जो बेवज़न और जो गैर म्यारी लिखने वाले हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा है, देखने को मिलती है। सही, यानी कि पॉजिटिव रोल हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का सोशल मीडिया का बिल्कुल डेफिनेटली सरगर्मियों को उजागर करने में है, क्योंकि सिटी में जैसे तैसे करके आपकी अप्रोच में चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मज़ाफ़ाती इलाकों में आपका जो एक कनेक्शन का एक सिलसिला है वो ये टेक्नोलॉजी है। मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी ने मुस्बत एक फ़रोग़ दिया है अदबी सरगर्मियों को, मैं समझता हूँ, जैसा मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, अगर हम लाइब्रेरीज़ की बात करें तो मज़ाफ़ाती इलाकों में क्या इस तरह का ट्रेंड है, लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, लाइब्रेरी मौजूद हैं, बिल्कुल। ये भी एक ज़रिया है अदब का, क्योंकि अदब और समाज का अदब से एक गहरा रिश्ता है और यही एक असल चीज़ है। ठीक है जी। अच्छा, तो कितना जो है वो लोग इस पे फोकस करते हैं वहाँ, क्योंकि अगर हम शहरों की बात करें, यहाँ लाइब्रेरीज़ में जो एक रश, या फिर मज़ाफ़ाती इलाकों को देखें तो वहाँ लोगों का कितना रुझान, इस पे बात करते हैं। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे इंशाल्लाह इन डिटेल हम बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ होगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जिस पे हम बात करें जरा मज़ाफ़ाती इलाकों में अदबी सरगर्मियों पे डिस्कशन की जा रही है, कि जहाँ हम बात करते हैं शहरों की, आए दिन कोई ना कोई इस तरह का मेला, अदबी मेला या अदबी महफ़िल का इनकाद किया जाता है, इस तरह के इवेंट्स और का जो है वो इनकाद हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्या जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, क्या वहाँ पे भी इस तरह की सरगर्मियाँ जो हैं वो हमें होती दिखाई दे रही हैं, या उनका फुकदान है, और कैसे वहाँ पे इस चीज़ को फ़रोग़ देना जो है वो लाजमी है कि मज़ाफ़ाती एरियाज़ में भी ऐसी जो अदबी सरगर्मियाँ वो होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अपने कल्चर, अपनी सकाफ़त, अपने अदब के साथ, अपने उलूम के साथ जो है वो जोड़े रखना यकीनन ज़रूरी है। और जब हम हालात हाज़रा को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो हमें फुकदान दिखाई दे रहे हैं। उसी पे बात करें, खुशी से हमारे साथ है। खुशी से बात हम कर रहे थे कि ये मज़ाफ़ाती इलाकों में क्या लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं या फिर कम हैं? अगर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे भी लाइब्रेरीज़ बना दी जाएँ, लोगों का रुझान हो, तो ये जो एक शौर की हमें कमी देखने को मिलती है उसको वो फ़रोग़ पा सकते, कमी जो है वो ख़त्म हो सकती है, एक रुझान बढ़ सकता है, लोग अदबी सरगर्मियों की तरफ जो है वो रुख करें। जी बिल्कुल, वहाँ पे लाइब्रेरीज़ की कमी है। अगर वहाँ पे जो है ना इस तरह की चीज़ें
यानी कि वो दस्तयाब हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे लोगों का रुझान मज़ीद देखने को मिलेगा वहाँ पे। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मज़ाफ़ाती इलाकों की हम बात करें ना, वहाँ लोगों के पास टाइम ज़्यादा होता है, टाइम बच जाता है। जी, टाइम बच जाता है। तो असल वो में अपना टाइम जी सर्व जी कर बिल्कुल, सकते हैं इस तरह की प्लेटफॉर्म नहीं है सरगर्मियों वहाँ, में। इस तरह की चीज़ें कम है बनस्बत शहरों के। यस। जो देहात और शहरों में जितने भी तख्लीकार हैं, जो तख्लीकार रहे हैं देहातों और शहरों में, उनका जो है ना अपना लिखने का जो फोकस होता है, आप देखें कि उनका जो मस्कन या मौजू रहा है वो देहात रहा है। आप आम शायरी देख लें, नावल देख लें, वो उनका जो मौजू रहा है वो ज़्यादातर देहात रहा है। तख्लीकार जितने भी हैं, अदीब हैं, तो वो फोकस ज़्यादातर करते वहाँ हैं। की लाइफ और वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो वहाँ का माहौल है, उसको वो उजागर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल। और लोग पसंद करते हैं, मुझे लगता है इस तरह कि जो बगैर इस तरह की शायरी हो या कुछ ऐसे नॉवल, कोई स्टोरीज, कोई जी जी कहानी हो, तो लोग पसंद करते हैं। वही कहना, जितने भी शायर और अदीब होते हैं उनका वो सिर्फ देही माहौल की काफ़ी बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब प्योर खालिस माहौल होता जी, है। खालिस माहौल होता कोई आपकी इस तरह की कोई शायरी, कोई नॉवल, कोई नज़्म हो जो आप हमारे नाज़रीन को सुनाना चाहते हैं? है। मेरा एक कथा है उस गज़ल का, वो मैं आपको सुना देता हूँ ज़रूर। कि जब ब्याह के वो गैर के घर गई, जब ब्याह के वो गैर के घर गई, रो रो के मेरी आँखों की नज़र गई, हाय 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 भूखा प्यासा पड़ा रहा बंद कमरे में, हाय। जवान बेटे को देखकर माँ डर गई। अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। ये आपने क्या क्या देख के, क्या सोच के इस तरह के एक अल्फाज और फिर उनको एक अपने एक कहानी की शक्ल या एक शायरी की शक्ल देना, क्या क्या सोच रहा था, ऐसे माइंड में क्या थे? मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये किसी हादसे की वजह से हो, ठीक है। ये तो खुदादाद सलाहियत होती है। शायर जो तो वैसी खूबसूरत दिल के मोहब्बतों भरे होते हैं, ये एक कुदरत का एक अतिया होता है, नर्म और नाजुक। नर्म और नाज होते हैं, कुदरत का एक अतिया होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो सच जो है, अगर वो एक शायर सच अगर वो सामने लाता है अपना, तो वो एक मुनफरिद शायर कहलाता है। कितना मुश्किल होता है एक शायर के लिए, एक अदीब के लिए, जब वो मुआशरे के हालात देखता है, उन्हें फिर अपने अल्फाज में वो बयान करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए लिखना या सोचना, तसव्वुर करना किस हद तक ये मुश्किल साबित होता है? मैं समझता हूँ अगर हम जिस तरह हम रोज़मर्रा में नसर में बात करते हैं सब दोस्त मिलकर, तो जो चीज़ हम अंदर से वो निकाल रहे होते हैं उसको हम फिर एक शायर जो होता है, तख्लीकार जो होता है, तो फिर वो लफ्ज़ों को पिरोता है, उसको फिर पाबंद करता है, उसको फिर बैर और वज़न में जो है ना वो चीज़ पेश करता है। जिस तरह हम आम रूटीन में अंदर के दुख या खुशी गमी डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो एक तख्लीकार जो होता है, तो फिर वो अपने लफ्ज़ों को जो पिरो देता है, वो पाबंद कर देता है गज़ल की शक्ल में। सही सही। कुछ साल अगर पीछे जाएं या फिर हम मौजूदा दौर को देखें, तो क्या समझते हैं अदबी सरगर्मियाँ जो है उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है, या कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो चुके हैं अपने कामों की वजह से, अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से ख़ुद को इस कदर मसरूफ़ कर लिया है कि अदबी सरगर्मियाँ हो तो रही होंगी लेकिन हम उन्हें ज्वाइन नहीं कर पा रहे, अपना वक्त नहीं दे पा रहे? क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि पहले आज की निस्बत पहले ये रुझान ज़्यादा था। अच्छा। आजकल मोबाइल का दौर है, किताबों से जो है ना, किताब बीनी से लोग जो है ना वो दोस्ती कहीं ना कहीं टूटती जा रही है। टूटती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि आज की निस्बत पहले ज़ौक़ भी ज़्यादा था, वहाँ के लोग पहले हमारे, अब तहसील सा ख्याल में आपको बताता हूँ कि वो तिलोक चंद महरूम थे, तो उनके बेटे थे, वो एक उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। अच्छा। उनके बेटे थे जगन नाथ आज़ाद, तो वो तकसीम हिंद के वक्त जो है ना वहाँ से जहाँ से चले गए थे, वो हमारे इलाके में तहसीली सा ख्याल में पैदा हुए थे। उर्दू के बहुत बड़े शायर थे जगन्नाथ आज़ाद साहब। सही। कैसे फिर किस तरह, क्योंकि ठीक है माना इस वक्त हालात हाज़िर के तकाज़े भी हैं कि हमें ज़िंदगी में काफ़ी कुछ ऐसे काम सर अंजाम देने चाहिए ताकि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ हम गुजार सकें, लेकिन इस तरह की अदबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना या पार्टिसिपेट करना, थोड़ा सा वक्त निकालना, ये भी ज़रूरी होता है। इंसान की रूह को तरोताज़गी का एक एहसास होता है। तो कैसे इस टेक्नोलॉजी के दौर, इस अपने गैजेट से थोड़ा सा टाइम निकाल के हम इस तरह की अदबी महफ़िल की तरफ जाएँ, लाइब्रेरीज़ का हम रुख करें, अपने बच्चों को या नौजवानों को इस तरफ हम लेकर आएँ, कैसे? मैं समझता हूँ कि आजकल के इस घुटन ज़दा माहौल में ज़्यादा से ज़्यादा अदबी मेलों का इनकाद करना चाहिए, क्योंकि हम देखिए अदर जिस तरह मेले सज रहे होते हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन वाई नॉट कि नौजवानों के लिए कुछ इस तरह की सरगर्मियों का इनकाद किया जाए जो थोड़ा सा उन्हें अट्रैक्ट करें, उनके लिए उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक हम लें कि जिससे वो देख के अट्रैक्ट हों।
इसका एक वाहिद हल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर अदबी मेलों का एहतमाम करें, क्योंकि नौजवान नस्ल तो वो फिर मोबाइल पे लगी हुई है ना, वो किताब बीनी से दूर है। तो यही है कि हम अगर मकामी लेवल पे अगर हम हफ्तावार माहानावार अगर ये हम इसको जारी रखें तो इसको हम जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। अदबी महफिलों का इनेकाद करके ये चीज़ें हम कम कर सकते हैं। सही, क्योंकि लोग समझते हैं, ये भी ज़रूर इस बात को क्लियर कीजिएगा कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम इसलिए अदबी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेते या इस तरह की जो महफिलें सजती हैं, मेले सजते हैं, उनमें हम नहीं जाते, वो कुछ बोरिंग किस्म की होती हैं। इसकी क्या वजह है? नहीं, बोरिंग तो खैर नहीं होता। हर तख्लीकार शायर जो अदीब होता है वो अपनी भड़ास निकालता है, तो उसमें बोरिंग का तो मेरे ख्याल में कोई होते हैं कोई सुनने वालों के लिए। हाँ, सुनने वालों के लिए तो उस पे मूड पे डिपेंड करता है ना। अभी वो गाँव के जो हवाले से मुझे एक शेर भी याद आ गया अपना कि वो इश्क की तपती रेत पर ससी के गाँव आया, इश्क की तपती रेत पर ससी के गाँव आया, केज से भंबोर तक मैं नंगे पाँव आया। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात तो है। ये तो फिर अपना ज़ौक़ होता है। हाँ, ऑडियंस है तो फिर वो तो डिपेंड करता है उसके मूड पे या अच्छा, ये चीज़ भी है कि ठीक है ऑडियंस के मूड पे भी डिपेंड करती है चीज़ें, लेकिन अगर जैसे मैंने बात की कि कुछ इस तरह कुछ चार्मिंग सिलसिला इन सरगर्मियों में हो जाए कि यूथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले, लंबी महफिल ना चले, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रखे, क्योंकि एक ये भी है कि जो अदबी सरगर्मियों की जो महफिलें होती हैं ये काफ़ी लंबी हो जाती हैं, यानी कि वो इंसान के अंदर वो बर्दाश्त या सब्र या एक बैठे स्टेमिना जो है वो बड़ा लिमिटेड हो चुका है। तो उन कुछ इन पहलुओं को, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या हम ऐसी महफिलों का इनेकाद नहीं कर सकते कि लोग सुने भी, बोर भी ना हो, इंटरेस्ट भी लें? देखिए, इसमें ये बिल्कुल ठीक है कि छोटे पैमाने पर मुख्तसर से टाइम में, शॉर्ट टाइम में कि वो अगले को वो चीज़ समझ भी आ जाए तो उसको कैरी आउट करे। यस, एटलीस्ट वो बोर ना, वो थोड़ा सा समझ ले, सुन ले और उसको सोचे। जी जी बिल्कुल। उससे ये है कि वो मज़ीद आगे उसका ज़ौक़ बढ़ेगा। यस, इस लिहाज अगर से आप चाहेंगे कि एक ही महफिल में सब कुछ उसके अंदर में सब कुछ उसे बता दो तो वो जो सुन रहा होगा वो भी उसके दिमाग से तो हम बड़े बड़े जलसों में उसमें भी जाते हैं तो हम थक जाते हैं कि यार बस करें, अब 10 मिनट के होते हैं, 15 मिनट, हम हमारे साथ खुद ऐसा होता है। तो हम फील करते हैं कि इसको इंसानी फितरत है ना, आजकल हम बहुत लिमिटेड वो चीज़ें चाहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम नहीं सुन सकते, या हमारा वो एक स्टैमिना वो नहीं है कि हम एक सीरियस इशू को एक लंबे टाइम के लिए सुने, या इस तरह की सीरियस महफिल में, क्योंकि अदबी महफिल है तो यकीनन हमें अदब का जो मुजाहरा है वो भी करना है, बड़े प्यार मोहब्बत से और बड़ी तमीज़दार तरीके से बैठना है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो उसके लिए मुझे लगता है शॉर्ट टाइम ही होना ज़्यादा बहुत मुनासिब है उसके लिए। ठीक हो गया। मज़ीद भी हम बात करते हैं कि अपने नौजवानों को किस तरह से जो है वो अदबी सरगर्मियों की तरफ हम ला सकते हैं, कैसे रुझान बढ़ाया जाए, जो हमारी लाइब्रेरीज़ हमें इस वक्त वीरान दिखाई देती हैं उन्हें हम किस तरह से आबाद कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जनाब, जिस पे हम बात करें, हमारे जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उसमें अदबी सरगर्मियों पर डिस्कशन की जा रही है, किस तरह से मज़ीद उजागर किया जा सकता है अपनी अदबी महफिल को, इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की सरगर्मियों को। और लाइब्रेरीज़ की जब हम बात करते हैं, जब हम इस तरह के अदबी जो मेले हैं उनकी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी ने जहाँ इतना फ़ायदा दिया है, जहाँ इतना पॉजिटिव हमारे लिए साबित हुई है, वहीं कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमने लाइब्रेरीज़ का रुख करना जो है वो कम कर दिया। कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो अदबी मेले सजा करते थे उसकी रौनकें जो है वो हमें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, टेक्नोलॉजी है और हाजिर के तकाजे हैं, हमने उसको मद्देनज़र रखना है, ज़रूरत बन चुकी है, लेकिन ये जो हमारा एक चार्मिंग सिलसिला, एक अदबी मेले, ये जो एक रौन के कल्चर का, हमारी एक सकाफ़त का एक हमारी जो पहचान है उसका जो एक हिस्सा है, उसके रौनक को बरकरार रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे मुमकिन हो सकता है, उसी पे बात करें। खुशी साहब हमारे साथ हैं। खुशी साहब, मुझे ये बताइए कि जहाँ हम बात करें कि इस तरह के जो मेले हैं उनका इनेकाद किया जाए, टाइम लिमिट जो है वो कम कर दी जाए, टेक्नोलॉजी है उसको मज़ीद पॉजिटिव यूटिलाइज़ करते हुए मज़ाफ़ाती इलाकों में इस सरगर्मियों को हम बढ़ा सकते हैं। अगर साथ में हम अपने जो तालीमी इदारे हैं उनको अगर हम बीच में ऐड कर लें कि स्कूल लेवल पे छोटे छोटे ऐसे एक्टिविटीज़ का इनेकाद कराना शुरू कर दें कि वहीं से बच्चों में ये जो आदत है ये डेवलप हो जाए, वो इस तरह की अदबी महफिलों को, इस तरह की सरगर्मियों को
پسند کرنا شروع کر دے، تو کیا آپ یہ ایک پازیٹیو سٹیپ نہیں سمجھتے گا کہ اگر اس طرح ہونا شروع ہو جائے تو یہ جو فقدان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس گیپ کو ہم فل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک مثبت رجحان پیدا ہوگا اگر اسکول لیول پہ. جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت آخر پہ پیریڈ ہوتا تھا بزم ادب کا، بالکل ایسے تو ہم جو ہے نا اس میں بھرپور پارٹیسپیٹ کرتے تھے، تو ہمیں بڑی سپورٹ ملتی تھی، وہاں سے کانفیڈنس بہت ہوتا تھا. اچھا، جو اپریسیشن ہوتی تھی ٹیچر کی طرف سے، جو شاباشی ملتی تھی، اس کے لیے ہم بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ بزم ادب کی اس محفل میں حصہ لیتے تھے. جی جی بالکل. تو اس کے لیے ہم نے پچھلے ماہ ایک روایت قائم کی ہے عیسیٰ خیل میں، راز ادبی بیٹھک کے زیر اہتمام ہم نے جو ہے نا ایک یادگار مشاعرہ وہاں پہ انعقاد کرایا ہے، اور وہ مختلف ملک کے مختلف حصوں سے ہم نے شعراء کرام کو وہاں مدعو کیا ہے، اور مختلف چینل اور اخبارات نے وہاں پہ کوریج بھی کی ہے. تو وہاں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے وہ بنیاد وہاں پہ عیسیٰ خیل میں ہم نے ڈالی ہے، نئے لکھنے والوں کو بھی وہاں موقع ملے گا. جی نئے لکھنے والوں کی آپ نے بات کی، نئی نسل کی بات کریں تو کیا ان میں یہ ادبی شعور جو ہے وہ پایا جا رہا ہے؟ بہت زیادہ ہے وہاں پہ. اچھا، صرف سپورٹ اوور آل اگر میں بات کروں تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اوور آل یہ ہے کہ وہاں اپنے تحصیلی سا خیال اگر ہم میاں والی میں دیکھوں، میں نے خود یہ مشاعرہ کرایا ہے، تو میں مجھ سے ایسے ایسے لوگوں نے یعنی کہ رابطے کیے ہیں کہ یار میں بھی لکھنے والا ہوں، کیونکہ وہاں پہ نہیں ہے، وہاں پہ یہ چیزیں میں آپ بتاؤں کوئی آرٹس کونسل نہیں ہے وہاں پہ، کوئی اس طرح کی بیس نہیں ہے، ایسے ادارے نہیں ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کر سکیں یا اس طرح کے میلے جو ہیں وہ سجائے جا سکیں. تو اپنے بہاف پہ سب دوستوں نے مل کے ہم نے جو ہے نا راز ادبی بیٹھک کو وہاں پہ جو ہے نا وہاں پہ لانچ کیا، ہم نے بنایا اور ایک یادگار مشاعرہ وہاں پہ منعقد کرایا. یہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ نئے لکھنے والوں کو انشاءاللہ کہ وہاں سے جو ہے نا وہ ایک پلیٹ فارم وہاں سے مہیا ہوگا. صحیح. نئے لکھنے والوں کی بات ہوئی ہے تو یہاں پہ ضرور یہ بھی گائیڈ کیجیے ہماری نئی نسل کو کہ اگر وہ لکھنے کی طرف آنا چاہتے ہیں، کیونکہ خودداد صلاحیتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر، بس اسے مزید تھوڑے سے پالش کرنے کی، تھوڑا اجاگر کرنے کی، یا کچھ ایسے دیکھیں استاد کے بنا آپ کچھ نہیں کر سکتے. سیکھنا تو لازمی ہے، آپ حرفاً مولا ماں کے پیٹ سے بن کے نہیں آ سکتے، آپ کو سوسائٹی میں ایک استاد کی لازماً ضرورت ہوتی ہے. تو اگر وہ اس کی طرف آ رہا ہے، کچھ لکھنا چاہ رہا ہے، تو کن میجر پوائنٹس کا اسے خیال رکھنا چاہیے؟ اس کا یہ ہے کہ اس کے استاد ایک اچھے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے. صحیح، سب سے پہلے تو یہ بات کہ وہ ایک اچھے استاد کا انتخاب کرے. انتخاب بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں پھر وزن اور بحر کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ تمام اس کے پاس وہ الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے. اگر وہ لکھ رہا ہے تو اس کو مین چیز ہے وزن، اس کا جو اس کو فوکس کرنا ہے. اس کے لیے وہ ایک بہترین استاد کا ہونا بہت ضروری ہے. میرے اپنے ایک استاد تھے، اب تو فوت ہو گئے، عطیل عیسیٰ خیلوی. میں زیادہ تر سرائکی میں بھی لکھتا ہوں. اچھا، تو سرائکی میں کچھ سنائے نا ہمارے ناظرین کو. سرائکی میں ایک دو شعر ہے کہ وہ ایڈا خوبصورت ہا، وہ ایڈا خوبصورت ہا، آئی آسمان تو کوئی پری، جی میں ہووے ہیر سیال، کیا بات، تے وارث شادی بخت بھری. کیا بات، کیا بات ہے. تے عشق والے تے سوری ٹھیک ہے. تو عشق ستے قبراں وچ، عشق دی کانڈ نہ لگن دیتی، جا ستے قبراں وچ، بھاویں مست وکلی ہووے، کیا بات ہے، بھاویں سمو مری. زبردست. اچھا، اس طرح کے دیکھیں لوگ ڈفرینٹ جو زبانوں میں ادبی محفلیں ہوتی ہیں لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی محفل سے جانی، اس طرح کی سرگرمیوں میں اضافہ جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے. نئی نسل جب اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہے، یا جو ہم فقدان کی بات کر رہے ہیں کہ ادبی سرگرمیوں کو بڑھانے کی ہمیں ضرورت ہے، اس میں کمی واقع ہو رہی ہے، اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، کیا اس کمی کی ایک وجہ یا اس کا جو سلوشن میں کہوں گی وہ بھی آپ اس میں ایڈ کیجیے گا کہ فائنینشلی لوگ اس محفل کو یا تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائنینشلی بڑے یہ ہمیں فائدہ دے گی، اور جب نہیں دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کا انعقاد نہیں کرتے. لیکن فائنینشلی سپورٹ تو بہت مست ہے. میں نے اب جو کرایا ہے راز بیٹھک، ہم نے صرف دوستوں نے مل کے کی ہے، خود اپنے بہاف پہ. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آرٹس کونسل کا ہونا بہت ضروری ہے، سرکاری سطح پہ اس طرح کے اپروچ. اور جو جتنے یہ قومی زبان کے فروغ کے ادارے ہیں، ان کو بھی مضافاتی علاقوں میں جو ہے نا ادب کے ترویج پر کام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں وہاں کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور سالانہ بنیادوں پر جو ہے اس طرح کے محافل کا وہ انعقاد کرانا چاہیے. اچھا، اگر ہم گھروں میں اس طرح چھوٹی چھوٹی اپنی فیملیز میں
ٹھیک ہے کہ بڑے لیول پہ نہیں کر سکتے تو ہر انسان اپنے ذات تک اپنی فیملی کے اس دائرے میں رہتے ہوئے اگر چھوٹی چھوٹی اس طرح کی گیدرنگ شروع کر دیں، گیجٹس کو کچھ ٹائم کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں، تو بھی یہ ایک شوق پیدا کیا جا سکتا ہے. جی بالکل پیدا کہ دیکھیں نا، ہم جب بھی ہم بیٹھتے ہیں تو ہوٹل میں 4-5 بندے تو ہم جو ہے نا وہ ایک نشست رکھ لیتے ہیں، تو اس میں ذوق کا تو کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ ایک بڑی سطح پہ کوئی ایونٹ ہوگا، کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوگی تو ہی ہم جائیں. ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. 2-4 بندے آپ جو ہے نا اکٹھے ہو کے جو ہے نا اس طرح کا آپ اپنا ذوق پورا کر سکتے ہیں. آپ آن لائن اسٹریمنگ کر لیں، اس طرح کی ایک محفل سے جائیں، آن لائن اسٹریمنگ کر لیں، آپ بھی خوش ہو جائیں گے. کتنی آوازیں آپ کے سامنے دبی پڑی تھیں، تو یہ اسی سوشل میڈیا کے ویا تھرو جو ہے نا کہ آج کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. اور کچھ ایسے پوائنٹس جو آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہتے ہوں کہ ہم چونکہ ساتھ ساتھ مضافاتی علاقوں کی بات کر رہے ہیں، سٹی میں جیسے تیسے کر کے لوگ آج بھی کہیں نہ کہیں گھل مل جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، کچھ ینگسٹرز ہیں، کچھ اولڈ ایج لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں یہ کمی تھوڑی بہت ہم فیل کر لیتے ہیں. لیکن مضافاتی علاقوں میں اپروچ کم ہوتی ہے، فائنینشلی دیکھا جائے اویئرنیس اس طرح سے نہیں ہے. تو کچھ ایسے اور مزید پوائنٹ جو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ یہ جو فقدان ہے، چاہے وہ مضافاتی سطح پہ ہو یا سٹی مین سٹیز کے اندر ہو یا اوور آل ہم بات کریں، تو اس کو ہم دور کر سکیں. دیکھیں کہ یہ مضافاتی علاقوں میں جو ہے نا یہ بہت زیادہ فنانشیل تو فقدان ہے ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی جو ہماری جو نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے، اس طرح کے آرٹس کونسل ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے اداروں کو فوکس کرنا چاہیے. اوور آل پیغام کیا دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو مہنگائی ہے، ڈپریشن کا ماحول ہے پورے ملک میں، تو زیادہ سے زیادہ آدمی میلوں کا انعقاد کرنا چاہیے تاکہ اس چیز بالکل آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے. تھینک یو سو مچ خورشید صاحب، آپ نے وقت دیا. اتنی خوبصورت ڈسکشن رہی. یقیناً ناظرین ادبی سرگرمیوں کی بات کرتے ہیں، مضافاتی علاقوں کو دیکھیں یا کسی بھی ایریاز کو دیکھیں، اپنی کلچر اپنی ثقافت کو زندہ رکھنا، اپنی پہچان کے ساتھ زندہ رہنا اور اس کو ساتھ لے کر چلنا بہت زیادہ ضروری ہے. بریک کی جانب بڑھنے جناب. بریک کے بعد اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا، جس طرح گیسٹ نے پیغام دیا کہ بڑا انزائٹی ڈپریشن والا ماحول ہے، تو اس انزائٹی اور ڈپریشن والے ماحول سے نکلنے کے لیے ایک اور چیز ہمارے پاس ہے، وہ ہے ایکسرسائز، یوگا. یوگا کہتے ہیں ایک پورا لائف سٹائل ہے. جب آپ اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں نا تو کافی حد تک آپ کی یہ ٹینشن پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو اگلا سیگمنٹ ہمارا جناب یہی ہوگا، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہوگا جناب، جس میں ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے یوگا، ایکسرسائز، ورزش جو ہے وہ ہمارے لیے کتنے ضروری ہے اور اس کی ہماری جو صحت ہے اس پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. ناظرین دیکھیں، بات کرتے ہیں نا کہ ورزش کوئی بھی ہو وہ جسمانی صحت کے لیے آب حیات کا کام کرتی ہے، اور جب ہم ایکسرسائز میں خود کو اپنے لیے وقت نکالتے ہیں، کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں خود کو مصروف رکھتے ہیں، یا پھر ایک فیمس جو ایک ٹیکنیک، ایک طریقہ ہے یوگا جس کو ہم کہتے ہیں، اگر اس میں کہیں نہ کہیں اپنا وقت تھوڑا سا سرو کرتے ہیں تو یقیناً جو اس وقت حالات حاضرہ میں ہم جیسے بریک پہ جانے سے پہلے بھی کہا کہ انزائٹی اور ڈپریشن کا ہم بہت زیادہ شکار ہو چکے ہیں، اور جب حالات کو دیکھتے ہیں تو ایسے ہی فضول میں چیزیں اتنی ہمارے ارد گرد نیگیٹو ہو چکی ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو جب اس طرح کے حالات ہوں تو ان حالات سے نکلنے کا ایک خوبصورت جو ایک اچھا پازیٹیو جو ایک اتھینٹک طریقہ ہے وہ مجھے لگتا ہے ایکسرسائز اور یوگا جیسی چیزیں ہیں. تو بیسک پہلے تو ہم جانیں گے کہ یوگا ہے کیا، کیونکہ ہم نارملی ایکسرسائز دیکھتے ہیں واک کرنا، جم چلے جانا، چھوٹی موٹی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کر لینا، لیکن اس کے ساتھ یہ جو ہم یوگا کا ذکر کرتے ہیں، یوگا کا نام جیسے ہی آتا ہے تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بڑی مشکل چیز ہوگی، اس کے ڈفرینٹ طریقے ہوں گے، وہ ہم نہیں کر پائیں گے، یا اس کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، ٹائم ہے، اس ٹائم پہ ہم فری نہیں ہوتے ہیں یا ہم جوائن نہیں کر پاتے. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ یہ اگر ہمیں سب کچھ واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے ایکسرسائز کے حوالے سے، یوگا کے حوالے سے، اپنی صحت اور وقت کے حوالے سے، تو یقیناً کافی حد تک چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ صحت کے معاملے میں تو آپ کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ دن ہو، رات ہو، جتنا بھی وقت ہو. جب آپ کی ہیلتھ کی بات آئے تو 100% آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو جناب اسی پہ آج ہم بات کریں گے، اور اس پہ گائیڈ کرنے کے لیے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ویسے تو میں کہوں تو وہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، بے شمار فیلڈز میں وہ اپنے آپ کو منوا چکے ہیں. زندگی کا ایک کہوں تو بہت بڑا اور اہم حصہ انہوں نے سوسائٹی کو سنوارنے میں، بنانے میں، صحت مند رکھنے میں جو ہے انہوں نے سرو کیا ہے.
ادبی محفلوں کی بات کریں, شعر و شاعری کی بات کریں, تعلیم کی بات کریں, ایکسرسائز یوگا کی بات کریں, تو ہر فیلڈ میں آپ کو وہ اپنے آپ کو منواتے ہوئے دکھائی دیں گے. جناب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں, یوگا ایکسپرٹ ہیں نصرت یاب نصرت صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت فریش دکھائی دے رہے ہیں. جی ہاں, ہم اس لیے فریش ہیں کہ جیسے کہ آپ ذکر کر رہی ہیں کہ وہ یوگا کا تعلق, اور یوگا جو ہے وہ انسان کو فریش رکھتا ہے, تازہ رکھتا ہے. اور یہ ہمارے ناظرین کو نظر آ گیا ہوگا کہ اتنے فریش دکھائی دے رہے ہیں, تو یقیناً یہ ایکسرسائز اور یوگا کا ہی کمال ہے. سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو, جیسے میں نے کہا نا کہ یوگا کا نام آتے ہی نا ایک عجیب سے مائنڈ میں سوال آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو سب سے پہلے تو یوگا کا جو تعارف ہے نا وہ ناظرین کو بتائیے کہ یہ ہے کیا. یوگا ہم نے نا ہوا بنا لیا, پتہ نہیں یوگا پتہ نہیں کیا چیز ہے. کچھ لوگ یوگا کر سکتے ہیں, باقی نہیں کر سکتے. یوگا انفیکٹ سنسکرت کا لفظ ہے یوگ. یوگ سے نکلا. یوگ کا مطلب ہے ملانا, یا جیسے کہ ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ ہم یوگا کے دو آسنوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں. ایک ہم نے آسن کیا تو ساتھ ہی اس کے بعد ہم نے دوسرا, یوں بھی کہہ سکتے ہیں. اور یوگ آپ نے سنا کو بنواس لے لیا, یوگ پہ چلا گیا, فلانا ہو گیا. یہ بدھ مت اور ہندو یہاں سے یہ نکلا, اور یہاں سے یہ بنتے بنتے یوگا ہوا. اور آپ نے دیکھا وہ جو گوتم بدھ ہیں, وہ آپ اکثر وہ چوکری مار کے ایسے دکھائی دیتے ہیں, تو یوں سمجھ لیں وہ بھی یوگا کا ایک آسن ہے جو وہ کرتے رہے. اور جب انہوں نے وہ کیا تو تب ان کو حقیقت جو ہے وہ واضح ہو گئی. یعنی کہ یوگا کو اگر ہم یوں لے لیں کہ سچ کی تلاش یوگا, سچ میں بیٹھ کے سچ کی تلاش یوگا کے تھرو ہو سکتی ہے. تو یوگا جو ہے ویسے تو ورزشوں کی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بہت سارے طریقے ہیں. کوئی جم جاتا ہے, کوئی صبح ایکسرسائز کرتا ہے, کوئی واک کرتا ہے. جب ہم صبح اٹھ کے آتے ہیں گراؤنڈ میں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واک کرتے دکھائی دیتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کروڑوں اربوں کی دنیا میں چند لوگ ہیں جو اس صبح کو انجوائے کر سکتے ہیں, جو اس صبح کو اپنے طریقے سے یوں سمجھ لیجیے ڈھال لیتے ہیں. بالکل. تو جب وہ صبح اٹھ کے آتے ہیں صبح کی جو خوبصورتی ہے, جو ایک فریش ایئر ہے, جو سکون ہے, جو تازگی ہے, جو سکون ہے, جو نیچر کا اصل رنگ ہے, اصل رنگ جو ہے وہ آپ صبح آ کے دیکھ سکتے ہیں. اور ورزشوں کے میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف طریقے ہیں, ٹھیک ہے. آپ جم بھی جا سکتے ہیں, آپ وہاں تازہ ہوا میں بھی آ کے, ایسے ہی یوگا بھی کہ آپ کتنا اپنے آپ کو ایکٹیو یا فریش دکھانا چاہتے ہیں. یوگا کی جو کہ ہم بات کریں تو اس کے جو پوزیشنز ہیں جو وہ کتنی ہیں, کس طرح؟ دیکھیں وہ بہت زمانے پہلے کہا جاتا تھا کہ 84 لاکھ ہیں, پھر 84,000 ہوا, پھر ہوتے لیکن بہت سارے کم ہوتی چلی گئی. ظاہر دنیا سکڑتی چلی تو اس کے پوزیشنز بھی کم ہونا شروع ہو گئی. تو بہت سارے اس کے آسنس ہیں, بہت سارے اس کے جو ہیں پوزیشنز ہیں. اصل میں یہ کہ پوسچر آپ کا صحیح ہونا چاہیے. یوگا آپ کو صحیح زندگی گزارنے کا ایک بہت اچھا پوسچر سکھاتا ہے. اگر ہم اسے کہیں کہ یوگا ایک کمپلیٹ لائف سٹائل ہے, جسمانی بھی اور روحانی بھی. جسمانی اس لحاظ سے کہ آپ کو فٹ کر, اچھا یہ نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یوگا کیے تو جناب یہ پیٹ کم ہو جائے گا اور ہم پتلے ہو جائیں گے. ہوتے ہیں, لیکن آپ کو اصل میں جو یوگا کا جو مقصد ہے وہ آپ کی روح کو تازہ کرنا, آپ کے جو جسم ہے اس کو فریش رکھنا, روحانی طور پر. آپ جب کسی سے ملیں گے آپ کو پتہ چلے گا پوزیٹیویٹی جو ہے یہ یوگا کا مین مقصد ہے. کیا بات ہے. نصرت صاحب بریک لینی ہے, بریک کے بعد یہ جو پازیٹیویٹی ہے نا ہمارے, اس کو ہم جاری رکھیں گے کہ یوگا کے تھرو کس طرح سے, کیونکہ انوائرمنٹ بہت ہی زیادہ سٹریسفل ہو چکا ہے, نیگیٹیویٹی بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے, تو اگر ہم ایکسرسائز یا یوگا کو اڈاپٹ کر لیں تو کیسے پازیٹیویٹی جو ہے اس کو کریٹ کیا جا سکتا ہے, اس پہ بات کی جائے گی جناب, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں جناب یوگا ورزش اور یہ جسمانی صحت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کتنا مفید ہمارے لیے ثابت ہو سکتا ہے. اور جب ہم اپنے ذہنی اور روحانی سکون کی تلاش میں نکلتے ہیں, جب بات کرتے ہیں اور ہمیں چاہیے ہوتا ہے, اور اس وقت جب حالات دیکھتے ہیں ہر انسان چاہتا ہے کہ ذہنی طور پہ وہ پرسکون رہے, اس کی روحانی جو کیفیت ہے وہ زبردست رہے. لیکن کیسے؟ یوگا کی بات کرتے ہیں, ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں, لیکن صحیح وقت
اور صحیح جو ہماری جسم کو جو پوزیشنز کی جو ایکٹیویٹی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی. تو وہ ہم جان رہے ہیں نصرت صاحب سے. نصرت صاحب بتائیے کہ یوگا کی جو بیسک پوزیشنز ہیں وہ کون سی ہیں اور روٹین میں کس طرح انہیں ہم فالو کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم جو صرف ڈائریکٹ یوگا نہیں اسٹارٹ کرتے, پہلے وارم اپ ہونا ضروری. ٹھیک ہے, پہلے ہم وارم اپ کرتے ہیں تقریباً, ضروری ہے وہ ضروری ہے. آدھا گھنٹہ وارم اپ کرتے ہیں, وارم اپ کے بعد کارڈیک ایکسرسائز. آدھا گھنٹہ وارم اپ کریں تقریباً, اوکے, تقریباً آدھا گھنٹہ. ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہیں جو وارم اپ کے لیے یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم کارڈیک کا سیشن لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہارٹ کے لیے اچھی ہیں, اس میں لافٹر بھی شامل ہے. لافٹر جو ہے وہ آپ کی آرٹریز کو جو ہے وہ کھولتا ہے, اور اس کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی تھیراپی ہے. جی بالکل لافٹر کرتے ہیں. پھر ہم اسمائل کرتے ہیں, اسمائل کرتے ہوئے, ہنستے کھیلتے ہوئے, کیونکہ ہم نے نا ڈپریشن سے نکلنا ہے, ہم نے انگزائٹی سے نکلنا ہے, ہم نے ٹینشن سے نکلنا ہے. تو جب ہم یوگا کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ کی جو باڈی ہے اس میں بالکل بھی تناؤ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ہر قسم کی ٹینشن سے, تناؤ سے دور رہنا ہے. تو ظاہر ہے بالکل ایزی کر دیں, ریلیکس ہو جائیں. اور اس کے بعد سارا دن ایسا مزے سے گزرتا ہے جس میں کچھ پیروں کی بھی ایکسرسائزز ہیں کہ ہم اس کا بھی مساج کرتے ہیں, تاکہ آپ سارا دن ہمیں پاؤں جو ہے وہ ادھر ادھر لے کے پھرتے ہیں. پورا دن ہم نے اپنے آپ کو چلانا ہے, ان کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو وارم اپ تو سمجھیں کہ یہاں پر نہیں ہو سکتا. کارڈیک کے جو ہارٹ کے لیے ضروری ہے وہ 4 اس کو میں بتاتا ہوں کہ ہم نے 1 منٹ کے اندر یہ 4 چیزیں کرنی ہیں. اچھا 1 منٹ میں؟ 1 منٹ میں. جیسے کہ سپوز یہ پوزیشن ہم نے لے لی ہارٹ کے لیے جو, ٹھیک ہے, یہ ہم گئے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 یہ 1 منٹ ہم نے کرنا ہے. 4 5 نو, یہ پورے یہ 4 چیزیں ہم نے کرنی ہیں. اچھا 4 کرنی ہے. 1 2 مٹھی بند کر کے 3 4 5 6 7 پھر مٹھی کھولنی ہے 8 9 10 1 2 3 4 and 5. دین یہ یہاں پہ مٹھی بند کر کے اوپر کھولنی ہے 1 2 اپ ڈاؤن 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 15 and then last 15 یہ 1 تالی نہیں بجانی 2 تالی نہیں بجانی 3 اور ہنستے مسکراتے 4 5 6 یہی میسج ہے ہمارا کہ ہنستے مسکراتے آپ خوشیاں بانٹتے ہوئے یہ آپ نے 15 ٹھیک ہے 15 آپ نے یہ کر دیا. تو اب ریلیکس فور 20 سیکنڈز. ریلیکس جب ہم کریں گے تو یہ پورے 4 لمبس کو لائک دس ریلیکس, پورے باڈی کو آپ اسٹے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سانس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اگر سانس ہمیں خرید کے لینی پڑتی تو سوچیں کہ کتنی پرابلم ہوتی, اتنی مہنگائی میں سانس کتنی مہنگی ہوتی. تو خوشیاں بانٹنا, مثبت سوچ کو پھیلانا, پازیٹیوٹی کو ہم نے پھیلانا ہے, نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا ہے. کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے میں نہیں کر سکتا, مطلب کوئی جیسے بچوں کو ماں کہتی ہے یہ کر دو, نہیں میں نہیں کر سکتا, مشکل ہے یہ میرے لیے, آپ اس کو نکالیں, کوشش کریں. جیسے میں نے کہا یوگا جو ہے وہ سچ کی تلاش, تو یہ کیا آپ نے. جب اس کے بعد پھر ہم بیٹھ کے کچھ ایکسرسائزز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, یہ جو ایکسرسائز ہے یہ بڑی پاؤں آپ نے بالکل کھینچنے دور, پھر اپنی طرف. اس سے یہ بائسیپس, ٹرائسیپس, یہ اسکواڈ مسلز, اس سے سارے کے سارے
ये जो हमारी टांगों के मसल्स हैं, ये सबसे लॉन्ग मसल्स हैं, बिल्कुल ऐसे स्क्वाड मसल्स हैं, इसका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। लाइक ये 10 दफा किया हमने यूं, लाइक दिस, यानी सही ठीक है, मूव करना, और हाथ जो है हमने ऐसे रख, ठीक है, ठीक, खुद को थोड़ा होल्ड कर जी लें, बिल्कुल ऐसे, सही, ठीक है, ये 10 किया, और देन वी मूव करना, फिट लाइक दिस 10 टाइम्स, 10 times, right, alright, and then 10 times दूसरी तरफ left, move करना। because we are not doing here कि हम उसको वो पूरी तरीके से वैसे करेंगे, हम just हम एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है? तरीका बता रहे हैं। ये किया, ठीक है, उसके है। बाद फिर हमने यहाँ से पाँव को यहाँ पे लाए, अब ये सही, अब आपको ये मतलब इसके ये प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट हाँ, करना प्रेशर पॉइंट, यस, ये अब जोर से इसको लगा के तकरीबन 30 सेकंड, हमने हर काम 30 सेकंड करना होता है। 30 seconds, उसके बाद फिर हमने पाँव का मसाज करना है, ओह, क्योंकि पाँव हमें देखें सारा दिन लेके pressure हमारी points खिदमत है ना, करते हैं, तो प्रेशर उन्हें, पॉइंट्स हाँ, blood हैं। आप circulate देखें करता है। एक्यूपंक्चर और ये सारा का सारा वो हाँ, पाँव से वो बिल्कुल ऐसे, लेके चलते हैं, बिल्कुल ठीक ये है, बात ये आपने किया, देन वी ठीक है। रोटेट इट लाइक दिस, ओके, फिर हम ये एंकल के लिए रोटेट करते हैं ऑलराइट, इसको, ठीक है, ठीक वन है? बाय वन ये चीज हम हाँ, करेंगे, फिर ठीक है, एंटी क्लॉक रोटेट किया, ऑलराइट, फिर वी लिफ्ट दिस फुट लाइक अ बेबी, ओके, इसको कहते हैं बेबी लिफ्ट कर दिया Baby. लाइक दिस ये मूव किया, हाँ, इससे ये हमारा हिप बोन और ये हाँ। सारा का सारा जो है वो, ठीक है, एंड ठीक है, देन वी डू दिस वाइपर लाइक दिस, ऑलराइट, ठीक है, ओके, देन वी पुट इट ओवर हियर लाइक दिस, ये ऐसे करते हैं, ठीक है, दोनों हाथ ऊपर, यहाँ रखें, फिर 1 ओके, 2 3 ऑलराइट, 4 5 6 7 एंड 8 की काउंटिंग जो है वो ज़्यादातर चलती है, देन इस तरफ करके, ठीक है, एंड सेम थिंग हम इधर भी रिपीट उसके करते साथ हैं, भी वही ये सारा, सही, ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया, ये करने के बाद वो जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, दिस इज This one, okay. बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, ये आपको बहुत पूरे ये लाइक दिस, ये आपने अच्छा, ये मसल्स के लिए भी मसल्स बड़ा, के हाँ, लिए, ये स्क्वाड मसल्स के Yes. लिए, और ये बहुत अच्छी है, दवाइयों से आपको दूर बिल्कुल रखती दूर है रखेगी, exercise। yes. ये बटरफ्लाई क्योंकि आपने, मोस्टली हमेशा पेन होता है, मसल्स का इशू रहता हाँ है, जी, और कमर गर्दन आपने एक सीध में स्ट्रेट रखनी है, बिल्कुल, ओके, पोस्चर का यही है योगा का कि आपने कमर गर्दन को सीधा रखना है। स्ट्रेट रखना है आपने, बिल्कुल हम क्या active, करते हैं, हम पोस्चर गलत कर देते हैं, हाँ, बिल्कुल पोस्चर ऐसे क्या, डाउन हो जाते हैं, हम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो ये कमर निकल आई, हाँ। टेढ़े बैठे हुए हैं यूं कर रहे हैं, फिर कहते हैं यहाँ दर्द हो गया, Yes, ये हो क्योंकि गया, पोस्चर हमारा ठीक नहीं है, पोस्चर हमारा सही होगा Yes. तो हमारा जिंदगी आसान हो जाएगी। ओके, ओके, सारा ताल्लुक ही पोस्चर का, अगर आप जब चलते हुए भी, ठीक है, आप आजिजी से चलें, आपके अंदर आजिजी होनी बिल्कुल, चाहिए, लेकिन आप कमर गर्दन जो है वो आपकी स्ट्रेट होनी रहे। चाहिए। कुछ लोगों को देखें आप ऐसे चले, वो सारी जिंदगी फिर यूं ही चलते रहते हैं, एग्जैक्टली, कमर यानी में ये आप- छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें तो हमें सुकून मिल सकता है। ब्रेक की बहुत। जाने बढ़ना है, उसके साथ ब्रेक के बाद मजीद हम आपसे जानेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हम करें जनाब योगा वर्जिश की, और किस तरह से अपने आप को, अपनी सेहत को हम बरकरार रख सकते हैं, कैसे ख़ुद को फिट रखा जाए, कैसे जो डिफरेंट डिजीज़ में आजकल हम मुब्तला हो रहे हैं, कैसे उससे हम निजात हासिल कर सकते हैं, इसी पे बात करें। नुसरत साहब हमारे साथ है। नुसरत साहब, ब्रेक पे जाने से पहले अपने काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज नाज़रीन को बताई जिससे हम अपने आप को फ्रेश एक्टिव रख सकते हैं, और भी बहुत सारी पोजीशंस है, लेकिन जो कि टाइम शॉर्ट होने की वजह से यकीनन मुकम्मल हम नहीं दिखा सके। आज मुझे ये बताएं कि योगा वर्जिश का जो सही वक्त है वो कौन सा है? देखिए, योगा वर्जिश का जो सही वक्त है ना, अलग सुबह है, सूरज निकलने से भी पहले, अच्छा, वहाँ से आप स्टार्ट लेते हैं, फिर आप ये फजर की नमाज के बाद हम, फजर की नमाज के बाद आप कह सकते हैं, ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम हम ये कह Yes. सकते हैं। अदरवाइज जो आप अगर आप सूरज निकलने से पहले शुरू करते हैं, तो सूरज निकलना और उसकी जो किरणें पड़ना, और ऐसी जगह को सिलेक्ट करना कि जहाँ पर आपके जिस्म पर पहली किरणें सूरज की पड़ें, और वो माहौल और वो एटमॉस्फेयर, आप यकीन करें योगा के लिए फ्रेश कर देगा ना, इतना अपने फ्रेश mind कर को, देता है। हाँ। अच्छा, सांस जो है वो बड़ी ज़रूरी है योगा के लिए। सांस रोकना, हम गलत सांस लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से सांस लेते हैं, सीना फूलता है, सीना नहीं, पेट फूलना चाहिए आपका। अच्छा, ये आपने इनहेल किया, ये भी बताइए कि मतलब ये इनहेल एनर्जी आपने- को बढ़ाता है, ठीक है, बिल्कुल एनर्जी को बढ़ाता है। लंग्स में जब आपके ऑक्सीजन जाती है, तो लंग्स को बैलून की तरह फूलना चाहिए और वापस आना चाहिए, ना कि आपकी चेस्ट को। हाँ, नाक से सांस लेना चाहिए, और ये पेट फूलना चाहिए, और वापस मुंह से एक्सहेल करके। ऑलराइट, सही, तो ये
यानी नाक से सांस लेनी और मुंह से आपने उसको आप देखें कहीं अगर आपको गुस्सा अभी अगर चला है कुछ है, यू टेक डीप ब्रीथ हमें शैलो ब्रीथ ने मरवा दिया। हम शैलो ब्रीथ करते हैं, हमारा स्टेमिना नहीं बनता, हम वहीं पे ऐसे करते हैं। हमें डीप ब्रीथ करनी चाहिए, यही हमारा क्वेश्चन भी होता है, यही हम कर रहे होते हैं। टेक डीप ब्रीथ किया, इनहेल और एक्सहेल कभी हार्ट जो है वो उसके लिए बेहतर है, आप हमिंग साउंड के साथ भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, लाइक दिस। और सांस की एक्सरसाइज जब भी करते हैं आंखें बंद, जैसे इनहेल एक्सहेल, दिस इज बहुत इफेक्टिव है ये हार्ट के लिए। ये जो जितनी भी चीजें हैं, एक्सरसाइज की बात करें, योगा की बात करें, हमें प्रॉपर जो पोस्टर, जो प्रॉपर तरीका है बिल्कुल वो मालूम होना चाहिए। अगर गलत करेंगे तो उसका नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये योगा और जबरदस्ती भी नहीं, सॉरी आपकी बात, जबरदस्ती भी नहीं करनी। ये नहीं है कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। जैसे एक पोस्टर है, ये अब हमने पीछे ये पीछे लॉक कर, दोनों लॉक कर दिए, ये देखिए ये लॉक हो गया, दोनों हाथ को आपने। अब किसी के नहीं लॉक हो सकते, ये इसके लिए जो फ्रोजन शोल्डर है उसके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। फ्रोजन शोल्डर सर्दियों में, फ्रोजन शोल्डर का जो इशू है, ये मैं याद हूं, ये आजकल कॉमन हो चुका है। तो अब इसके लिए ये देखें, ये दोनों शोल्डर्स को आप मूव करें ऐसे, मूव करना, ऑलराइट, ठीक है, एंड देन एंटी क्लॉक, बेस्ट एक्सरसाइज, और फिर हाथ दोनों ऐसे करके, एंड देन यू मूव लाइक दिस, ऐसे, ओके, ये ऐसे वापस, ये बहुत ये फ्रोजन शोल्डर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, बेहतरीन एक्सरसाइज है फ्रोजन शोल्डर के लिए। उम्र की बात करें, ऐसे यूं, हाँ, ये सारी चीजें फ्रोजन शोल्डर के लिए। ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। उम्र की जब बात करते हैं तो योगा हर उम्र के लोगों के लिए है? जी, हर उम्र के लिए। अब हमारा जो ग्रुप है उसका नाम है स्माइल एंड फिट योगा क्लब। हम स्माइल करते हैं और फिट रहते हैं, मुस्कुराते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा बच्चा है वो 73 इयर्स का है। अच्छा, 73 इयर्स का सबसे बड़ा हमारे पास जो योगा बच्चा है बच्चा है जनाब, 73 इयर्स का सबसे जो बड़ा बच्चा। जी हाँ, और उसके बाद फिर हमारे पास बहुत मारूफ शायर पाकिस्तान का बड़ा नाम कयूम ताहिर साहब, वो भी आते हैं योगा के लिए, मलिक नियाज साहब, बहुत सारे हमारे जो दोस्त अहबाब हैं। और उसमें कोई उम्र की कैद नहीं है, जबरदस्त, और आपकी हड्डियों को योगा मजबूत में करता कोई है, उम्र, कोई एज मसल्स लिमिट को नहीं मजबूत है, करता है, कोई लिमिट नहीं है। सही, जी हाँ, इसके लिए आपको खुश रहना सबसे बड़ी बात है। हमारा मैसेज क्या है योगा के जरिए, मैसेज सच के जरिए, एक तो ये है कि योगा सच की तलाश है, बिल्कुल, और दूसरा, और सच में बैठ के हम सच बता रहे हैं कि योगा आपको खुश रख सकता है। बिल्कुल नाजरीन को पता होना चाहिए कि योगा जो है वो सच टीवी की तरफ भी ले जाता है और सच की तरफ भी ले जाता है। ठीक हो गया नुसरत साहब, बातें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे हम क्योंकि पूरी लाइफस्टाइल पे बात करें, और जब लाइफस्टाइल का जिक्र आता है तो बेशुमार सवाल, बेशुमार चीज़ें माइंड में आती हैं। टाइम चूँकि शॉर्ट है तो मैं चाहूँगी कि नाजरीन को चंद सेकंड में पैगाम डिलीवर कर दीजिए। पैगाम ये है सबसे बड़ा कि एक तो आप सच का दामन कभी हाथ से जाने ना दें, दूसरी ये है कि एक्सरसाइज करें, सुबह उठें, चाहे आप का दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, बिस्तर छोड़ने को नहीं दिल चाहता, लेकिन आप उठें, ये ना सोचें कि सर्दी है या गर्मी है या कोई भी ऐसा एक्सक्यूज आपको, आप एक्सरसाइज करें, लाजमी करें, और पॉजिटिविटी को, मस्बत सोच को आप बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नुसरत साहब, वक्त दिया आपने, इतने शॉर्ट टाइम में इतनी अहम चीज़ें हमारे साथ शेयर की। यकीनन नाज़रीन, अगर हम जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे फिट रहना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो यकीनन वर्जिश, एक्सरसाइज, योगा, जहाँ जो भी आपको बेहतर लगे, आप वो ज़रूर एक्टिविटी करें। तो इससे देखिएगा आपकी ज़िंदगी खूबसूरत और पॉजिटिव रहेगी। इसे खूबसूरत पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने निगहबान।